नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप हैं बोल इंडिया टीवी पर मास्टर क्लास कम्युनिकेशन पर। पिछली कई क्लासेस में हमने कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट पर बातें की हैं और डिटेल में हमने बात की है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर। अभी हमारी कुछ कंक्लूडिंग क्लासेस हैं जिसमें हम एक बार कुछ रिकैप भी करेंगे और बातों को समेटने की कोशिश करेंगे। कुछ फंडामेंटल बातें जो कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के सिलसिले में की गई हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा बातों का कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स पर है। कम्युनिकेशन जिसके बिना जिंदगी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इंसान की जो सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल रहा है। कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच इंफॉर्मेशंस या आइडियाज या इमोशंस के लेन देन का दूसरा नाम है। इस तरह कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कई एलिमेंट शामिल हैं। कम्युनिकेशन के कई तरह के कम्युनिकेशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें वर्बल, नॉन वर्बल के अलावा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन ये हैं। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इसका एक पहलू है। मास कम्युनिकेशन कई मामलों में कम्युनिकेशन के दूसरे जो फॉर्म्स हैं उससे अलग है। मास कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। और इंडिया में जो मास कम्युनिकेशन है उसके डिफरेंट मीडियम्स का जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो मास कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं उसका लोगों पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हमने पहले बात की है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशंस का, आइडियाज का, थॉट्स का, फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स। और अगर बात करें उसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तो ब्रॉडली वो कैटेगराइज किए गए हैं। उनके अलग अलग फैक्टर्स, जिसपे मीडियम क्या इस्तेमाल किया गया है, उसका मैसेज का नेचर क्या है, इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह के वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली हम उसमें स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन आमतौर पर फेस टू फेस कन्वर्सेशंस में होता है, टेलीफोन कॉल्स में होता है, या कहीं आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वहां होता है। और अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ईमेल हैं, या आपने देखा होगा लेटर्स भेजा किसी को, या मेमो किसी को भेजा, या रिपोर्ट किसी को लिखकर भेजी, या कोई टेक्स्ट मैसेज करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन हुआ। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में एक तो हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा हम लिखकर अपनी बात कहते हैं। और जब हम बोलकर कहते हैं उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें स्पोकन वर्ड्स, जो बोले जाने वाले अल्फाज हैं, जो लफ्ज हैं, वो उनका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा वो फेस टू फेस आमने सामने होगा, टेलीफोन कॉल्स पर होगा, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस पर हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप रिटन कम्युनिकेशन में जाते हैं तो उसमें आप रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स में आप ईमेल, लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स वगैरह की बात हमने आपसे की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक चीज है जो आपने अक्सर अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा, कि जिसमें आप लोगों के खड़े होने का अंदाज, उनके चेहरे के जो भाव हैं वो, या फिर जो दूसरे जिसमें वर्ड्स का, जिसमें लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह से कम्युनिकेशन का एक टूल की तरह होता है। फिर आप आई कांटेक्ट के जरिए भी अपनी बात आंखों में आंखें डालकर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से आप इमोशंस अपने कम्युनिकेट करते हैं, जिससे आप अपने इंटरेस्ट को, अपने अटेंशन को दिखा सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन भी इसी कम्युनिकेशन का एक और फॉर्म है, जिसमें आप जो विजुअल टूल्स हैं, विजुअल एड्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्राफ है, या कोई चार्ट है, या कोई डायग्राम है, उसका हम इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
फिर हम प्रेजेंटेशंस में अगर जाएं तो हम स्लाइड्स या इमेजेस या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के ये आइडियाज का इस्तेमाल करते हुए हम विजुअल कम्युनिकेशन में जाते हैं। यानी कि अगर आप बहुत शुरू में देखें ह्यूमन हिस्ट्री के इवोल्यूशन में भी, तो विजुअल कम्युनिकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जब लैंग्वेज नहीं बनी थी, जब लिखने का की इजाद नहीं हुई थी, तो इमेजेस बना करके विजुअल टूल्स के जरिए बात को कम्युनिकेट किया जाता था। कम्युनिकेट किया जाना हम लोग अपनी जिंदगी में रोज बरोज ही इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात हमारी कम्युनिकेट कर देना, ये बात आपको कम्युनिकेट हुई कि नहीं हुई। तो यही है जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप एक आदमी दूसरे आदमी से अगर बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स के बीच एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। कई बार आप एक छोटे ग्रुप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में जो कम्युनिकेशन होता है उसको आप कह सकते हैं एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ही एक तरह से गिना जाएगा। मास कम्युनिकेशन की बात हमने बहुत डिटेल में पिछले कई क्लासेस में की है, दोहरा देता हूँ। मास कम्युनिकेशन में आप मास मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। मास मीडिया चैनल्स मतलब जिसमें जैसे कि अखबार हो गए, या रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, या इंटरनेट हो गया। ये सभी ऐसे मीडियम है, ऐसे चैनल्स हैं जिसके जरिए आप मास के साथ आप बहुत एक बड़ी तादाद में, बड़े नंबर में लोगों के तक पहुंचा देते हैं अपना मैसेज या कोई आइडिया या कोई एंटरटेनमेंट। जो भी आपका कंटेंट है उसको आप न्यूज़पेपर्स या रेडियो या टेलीविजन और आजकल तो इंटरनेट डिजिटल के जरिए भी अपनी बात आप मास तक, लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी उसका एक कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऑफिसों में एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन में गिनते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या प्रोटोकॉल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन में गिना जाएगा, जिसमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं या मेमोज हैं या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कोई ऑर्डर है, वो भी एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इसी का अगला एक टाइप है, जिसमें आप कैजुअल कम्युनिकेशन का और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड और स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि गप शप करते हुए, बातें करते हुए, या कैजुअली कोई बात कहीं से निकली, कहीं को चली, कहीं पहुंची, इस तरह से वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें भी इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन होता रहता है। सोशल इंटरैक्शंस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम देख सकते हैं। एक चीज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम आगे भी अभी बात करेंगे। जैसे कि इंटरपर्सनल में दो लोग आपस में बात कर रहे थे, इंट्रापर्सनल एक तरह से खुद से अपने से बात करना। कि अगर कोई इंसान, कई बार आपने देखा होगा कि खुद से ही कोई डायलॉग, कोई एक कम्युनिकेशन या कोई एक सेल्फ टॉक जैसी कोई रिफ्लेक्शन, या कोई उसके अंदर जो दिल में उमड़ घुमड़ कोई ख्याल आ रहे हैं, तो वो कई बार इस तरह देखने में लगेगा कि वो कोई आपस खुद से ही बात कर रहा है, तो वो इंट्रापर्सनल का कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी एक चीज है जो हम लोग रोज बरोज देखते ही होंगे, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई ईमेल है, ईमेल के जरिए, या मैसेजिंग हम अपने फोन या स्मार्टफोन के जरिए मैसेजिंग करते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। और सोशल मीडिया पर भी हम जो कुछ बातें आपस में करते हैं, या अपने आइडियाज या अपने थॉट्स या कोई इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट कंटेंट हम एक जगह से दूसरी जगह, एक ग्रुप से दूसरी जगह, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में, या कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने को लेकर हम ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बिना बात किए अगर हम देखें इंसान की फितरत, तो बिना बात किए हम रह नहीं सकते। ये एक तरह से इंसानी फितरत है कि वो
कुछ ना कुछ बात करना चाहता है, चाहे वो अकेला हो या सोने को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर वक्त वो अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने या अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को जाहिर करने के लिए एक दूसरे से या दूसरे ग्रुप में बातचीत या कम्युनिकेशन करने में हम लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में भी खुद से बातें करने लगते हैं। और सच तो ये है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। और अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और उसके अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, तो ये काम बिना बातचीत के या बिना कम्युनिकेट किए हुए पॉसिबल ही नहीं होता है। यानी जो हमारा मैसेज है, यानी ये जो हमारा कम्युनिकेशन की एक विलिंगनेस है, वो एक जिंदा सोसाइटी के लिए, एक जिंदा समाज के लिए एक जरूरी चीज है। अब जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप रह नहीं सकते। अगर आप चुप रहना भी चाहें, तो भी आप चुप रहते हुए कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। जैसे कि आप घर में या स्कूल में चुपचाप बैठे हों, तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है कि आप नाराज हों, या फिर आप कुछ दुखी हों, उदास हों, या फिर कुछ सोच रहे हों, या आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा हुआ देखकर पूछ सकता है कि क्या आप किसी चीज से नाराज हैं? अक्सर आपको, आप चुप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ये दिल में सवाल उठता है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कोई बात है, कोई नाराजगी है, या किसी पर आप किसी बात पर दुखी हो गए, कुछ उदास हो गए? इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ कहकर तो वो अपनी बात कह ही रहे होते हैं। उसी तरह आप कुछ न कहकर भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब आप चाहें या ना चाहें, अपने रोज बरोज की जिंदगी में हम कम्युनिकेशन के बिना रह नहीं सकते। वो चाहे हम दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो या खुद से किसी डायलॉग में, कुछ सेल्फ टॉक में लगे हुए हों। तो सच पूछिए तो कम्युनिकेशन जिंदगी की निशानी जैसी है कि हम जिंदा हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम अपनी बात दूसरे तक या अपनी बात अपने तक, कई बार ग्रुप में, कई बार इंडिविजुअल के साथ कर रहे होते हैं। इस तरह से इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो कम्युनिकेट करता रहता है। और यहाँ तक कि एक बच्चा भी, आपने देखा ही है कि वो कम्युनिकेट किए बिना नहीं रह सकता। उसको कोई जरूरत होगी तो वो चिल्लाकर अपनी माँ का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। और इस तरह कम्युनिकेशन अगर खत्म हो जाए तो माना जा सकता है कि वो एक डेथ का दूसरा नाम है। एक तरह से मौत हो गई, मतलब कुछ हो, कोई एक डेड सिचुएशन हो गई अगर कम्युनिकेशन खत्म हो गया। तो अगर देखें तो नेचर के सभी जो चरिंद परिंद, जो भी जिंदा एंटिटी है, वो कम्युनिकेशन करते ही करते हैं। लेकिन इंसान की जो कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी है या जो उसके अंदर स्किल है, वो सबसे बेहतर कही जाएगी इंसान के अंदर। और अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, और उसे सोशल एनिमल की तरह डेवलप करने में उसकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, वो उसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो फैमिली हो या सोसाइटी हो, एक इंडिविजुअल के रूप में हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के जरिए ही अपने रिश्ते, अपना एक जुड़ाव स्टैब्लिश करते हैं। और रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं उन्हें हम पूरा करते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन ही हमें एक को दूसरे से जोड़ता है। और गौर से देखिए तो ये जो सिविलाइजेशन है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो इवोल्यूशन है, उसकी कहानी में भी कम्युनिकेशन और उसके जो टूल्स हैं उसकी कहानी से अलग नहीं है। ये दोनों चीजें, ह्यूमन का इवोल्यूशन और उसके साथ साथ उसके जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, मीडियम है, उसके इवोल्यूशन की कहानी पैरेलली एक तरह से चल रही होती है। तो इंसान ने चाहे लैंग्वेज का इन्वेंशन किया या फिर स्क्रिप्ट का, जिससे कि वो लिखता है, या फिर प्रिंटिंग का, इन सब के पीछे ये उसका इरादा था कि वो अपने मैसेज को या अपना जो इंटेंडेड कोई बात है दिल में, उसे कहे, दूसरे की सुने। इसके लिए उसने लैंग्वेज को ढूंढा जिसमें वो बात कर सके या लिख सके या छाप सके या
पढ़ सके। तो इन सब के पीछे अगर कोई चीज एक है, वो है कम्युनिकेशन का वो डिजायर, जिससे कि वो अपनी बात को कह सके, दूसरे की बात को सुन सके और इस तरह एक रिश्ता बना सके। तो सच पूछिए, मैसेजेस का जो लेन देन का ये जो काम है और उसमें जो लगने वाला जो टाइम है और वो जो दूरी है मैसेज को एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंचने में, इसी के प्रोसेस में इंसान ने डिफरेंट मीडियम्स कम्युनिकेशन के ढूंढे कि जिससे वो अपनी बात को ज्यादा क्लियर ढंग से, ज्यादा कम वक्त में, ज्यादा दूर तक पहुंचा सके। और आज हम जिस इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, वो क्या है अगर आप देखें तो वो आपका ये जो कम्युनिकेशन या जो मास कम्युनिकेशन, उसके जो डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे टेलीफोन हो या इंटरनेट हो या फैक्स हो, फैक्स रहा हो, या न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन, सिनेमा। सिनेमा 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी इजाद। इन सब के जरिए इंसान ने अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाने, दूसरे की बात खुद जानने और एक दूसरे के बीच का ये जो गैप था, ये जो दूरी थी, इसको और वो जो टाइम लगता कम्युनिकेशन का, उसको कम करने की कोशिश में ही ये सारी चीजें उभर कर इन बीते कई बरसों में सामने आई और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस अभी जारी है। और यही वजह है कि आज ये जो हमारे कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, उनका जो इवोल्यूशन, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक तरफ तो हमारी ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस को कम कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो कल्चरल और जो मेंटल डिस्टेंसेस हैं, हमारे इमोशनल डिस्टेंसेस हैं, वो भी दूर हो रहे हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे करके करीब आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया आज एक गांव में बदल गई है। ये अलग बात है कि कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं, उनमें जिन लोगों का कब्जा है, वो उसमें हमारी इस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और हमारी ओपिनियन को एक खास ढंग से मोड़ते हैं। वो एक अलग बहस का और एक अलग चर्चा का इशू है। तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बात हो रही हो, तो वो मास कम्युनिकेशन के ये डिफरेंट मीडियम्स के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें ये खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविजन के किसी न्यूज़ चैनल का अगर कोई रिपोर्टर मौजूद है, तो वहाँ की तस्वीरें भी हमें फौरन देखने को मिल जाती है। और बहुत दूर ना जाएं, जितनी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं उसमें हम पल भर में, थोड़ी ही देर में, मतलब हजारों मील, सात समंदर पार की खबरें हमारे सामने एक तरह से आंखों के सामने जैसे लाइव होती हुई नजर आती हैं। तो इस तरह हम, चाहे वो टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, हम दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो हम सीधे हम तक पहुंच जाती हैं। तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या कोई ऐसा लाइव इवेंट हो, वो हम तक इन इंफॉर्मेशन के जो टूल्स हैं और मीडियम, इनके डेवलपमेंट की वजह से हम आज ज्यादा इक्विप्ड हैं। और सच पूछिए तो कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन के ये जो मीडियम्स हैं, वो हमारी एक तरह से जरूरत सी बन गए हैं और हम आज रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनकी बहुत एक अहम उनका रोल हम मानते हैं। और उनके बिना तो आज जैसे लगता है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, वो इमेजिन ही नहीं की जा सकती है। तो वो हमारे लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की टूल नहीं है, बल्कि वो हमें अवेयर करते हैं, हमको एंटरटेन करते हैं और इसमें उनका बड़ा एक रोल है। लेकिन अगर हम ये जो मास कम्युनिकेशन के जो ये अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग जो इनकी दुनिया है, उसकी चर्चा अगर हम करते हैं, तो हम जरूरी है कि हम उस प्रोसेस को जरूर ठीक से समझें। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए ये मास कम्युनिकेशन का ये जो रूप है, उसको समझने के लिए ही हमने कुछ फंडामेंटल बातों पर आपके साथ पिछले कई क्लासेस में बात की। क्योंकि अगर एक बार आपको कुछ फंडामेंटल टूल्स पता चल जाते हैं मास कम्युनिकेशन के, और उसमें भी अगर आप एक कन्वर्सेशनलिस्ट की तरह उस टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने अंदर की जो कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है उसको होन अप करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती थी जो मैंने खुद अपने तजुर्बे से सीखी, वो हमने आपके साथ साझा की। आप देखेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये
ये जो वर्ड है इसमें ही ये छुपा हुआ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज का चलना या पहुंचना। तो जैसे कि गर्मी होती है, वो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जैसे पहुंचती है, उसी तरह से टेलीफोन के तार या कहिए कि टेलीग्राफ के जरिए कोई वर्बल या कोई लिखी हुई बात एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी हम कहते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन जिस कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं उसके दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो इंफॉर्मेशन या आइडियाज या इमोशंस का जो गिव एंड टेक है, वो जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत मशहूर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हुए विल्बर श्रैम, उनका कहना था कि ये एक तरह से एक्सपीरियंसेस की शेयरिंग है। तो दरअसल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए हम अपने एक्सपीरियंसेस को ही एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं कि जो जो हमने महसूस किया, जो हमारे तजुर्बे हैं, वो हम आपको दें, आप हमको दें, और इस तरह से हम एक दूसरे से एनरिच हों। और ये सिर्फ दो लोगों तक ही हो रहा है ऐसा नहीं है। दो लोगों के अलावा जब उसमें ज्यादा लोग, बल्कि कई बार हजारों लोगों के बीच जब वो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन हो रहा है। और इस तरह इंफॉर्मेशन या आइडियाज या इमोशंस को लिखे हुए रूप में या फिर वर्बल या ऑडियो विजुअल मीडियम के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता हुआ देखते हैं। एज अ कंज्यूमर, रिसीविंग एंड पर रहते हुए भी हम इस पूरी प्रोसेस के गवाह हैं, और कहीं ना कहीं हम उससे अफेक्टेड तो हो ही रहे हैं और हम उसके पार्टी भी हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे अपने कम्युनिकेशन के डिजायर को शेप अप करता है, उसको एक डायरेक्शन देता है, या कहिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन एक कोई इवेंट या कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि वो एक प्रोसेस है। और वो एक ऐसी लिविंग प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन देने या इंफॉर्मेशन जिसको मिल रही है, इन दोनों को की एक्टिव उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही ये प्रोसेस पूरी होती है। और अगर दोनों में से कोई एक इस कम्युनिकेशन के लिए विलिंग नहीं है या तैयार नहीं है, या किसी वजह से उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो ये जो प्रोसेस है ये वहीं पर रुक जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं सकती। इसका मतलब है कि ये एक टू वे इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इसमें दोनों लोगों को प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इस प्रोसेस की कई स्टेजेस हैं और कई एलिमेंट्स इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस में भी जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ के बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो सोर्स, जहां से इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होता है, वहां से वो प्रोसेस शुरू होता है। अब जब सोर्स या जो कम्युनिकेटर वो एक पर्पस के साथ अपना कोई थॉट या कोई मैसेज या कोई इमोशन दूसरी तक पहुंचाना चाहता है, तो इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। और जैसे ही आप खुद को कोई सोर्स या कम्युनिकेटर मान लें, तो आपको एक तरह से हिस्ट्री की एक किताब चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने क्लासरूम में एक किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस तरह जैसे कि आप किताब मांगने की सोचते हैं। अब मिसाल के तौर पर किताब मांगने की आपने सोची, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने किसी दोस्त से बात करेंगे या उसे लिख कर भेजेंगे। बातचीत या संदेश या इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आप लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, यही असल में एक तरह से आपका कोड है, आपका एक तरह से इंफॉर्मेशन की प्रोसेस की शुरुआत है। अगर आपने अपने इस मैसेज को कि आपको वो कोई हिस्ट्री की बुक चाहिए और आपने उसको ठीक से एनकोड नहीं किया अपने इस मैसेज को, तो यही एनकोडिंग आपके कम्युनिकेशन की प्रोसेस का सेकंड स्टेज है। और एक अच्छा, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तो तभी हो पाएगा जब आप जिससे किताब मांग रहे हैं, जिससे आप हिस्ट्री की किताब मांग रहे हैं,
आपकी इस डिजायर को, ये जो आपने इनकोड किया कि आपको किताब चाहिए, उसको वो समझ सके। यानी कि आप एक कम्युनिकेटर के तो एंड पर आपके दिल में ये एक डिजायर या कोई एक बात आई कि आपको एक किताब चाहिए, लेकिन किताब चाहिए का ये जो मैसेज है, जब आपने इनकोड किया तो उसमें क्लैरिटी होनी पड़ेगी। उसमें अगर आपको लिख कर भेजना है तो आपको लिखना आना होगा, अगर आपको बोलकर मांगना है तो आपको बोलना आना होगा। यही बातें अगर आप देखेंगे कि पिछली क्लासेस में जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, मैं क्लासेस नहीं कहता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात ही कह रहा हूं कि अगर आपका मैसेज लाउड और क्लियर नहीं है, यानी आपने अपने मैसेज को ठीक से इनकोड नहीं किया, तो वो जो आप इंटेंडेड मैसेज है वो पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए एक मीडियम भी होगा। अगर मीडियम क्या, अगर हम आप बात कर रहे हैं और बीच में एयर ना हो तो आप तक बात पहुंच नहीं पाएगी। आवाज को ट्रेवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है, जबकि अगर वो मीडियम खराब हो या एब्सेंट हो, उसी तरह से अगर आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और उसमें कोई डिस्टरबेंसेस आ रहे हो, या आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं और उसमें भी सिग्नल, ये जो मीडियम है, ये यानी कि शुरू करने से लेकर एनकोडिंग से लेकर डिकोडिंग तक के बीच की इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो उसमें ये स्टेजेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह से अगर आप अवेयर हैं कि आप कोई बात जो कहना चाहते थे वो ठीक ढंग से पहुंची नहीं या पहुंची, तो इसके लिए आपको इन सारे फैक्टर्स को अपने जहन में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसके कई रूप हैं, कई कह सकते कई टाइप्स के हैं। यहाँ अगर आप अपने जानने के लिए ही उन्हें अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन के ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे में काफी घुले मिले हुए हैं। उन्हें अलग अलग देखना और करना काफी मुश्किल भी काम है। जैसे कि आप किसी अपने दोस्त को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि ये इशारा भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। इसे आप कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। जब हम अपने से बड़ों को किसी रिस्पेक्ट के साथ कोई सलाम करते हैं, कोई इज्जत के साथ उनको ग्रीट करते हैं, तो उसमें भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है। और उसके साथ साथ अगर आपने हाथ उठाया या जेस्चर के साथ आपने कोई ग्रीट किया, तो इस तरह भी एक आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसा मैंने कहा कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्लैरिटी, मीडियम को समझना, लैंग्वेज को या नॉन वर्बल टूल को इस्तेमाल करना, ये सब इसके साथ साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसमें क्या क्या और जरूरी चीजों को ध्यान रखना था, इस पर हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में पिछले क्लासेस में बातें की हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब आप कोई चीज लिख कर कर रहे होते हैं तो लिखने में भी आपको बोलचाल की जबान का इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक रहता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंकड़े या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं इस्तेमाल करिए जिससे कि आपका जो मैसेज है वो इजीली कम्युनिकेट हो सके। और उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके और बिल्कुल जो मैसेज आप एनकोड करना चाह रहे हैं या पहुंचाना चाह रहे हैं उसको उस सरफेस लेवल पर भी अगर देखें कि बहुत कम पढ़ा लिखा भी, क्योंकि मीडिया ही मास कम्युनिकेशन का पर्पस आपका सर्व कर रहा है, तो उसमें अलग अलग एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए आप एक ऐसा कॉमन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें जिससे कि वो इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया या कोई थॉट पहुंच सके। तो पहले भी हम कह चुके हैं कि आप जिस मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं उसके कई पर्पसेस हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उतनी इंपॉर्टेंट एजुकेट करना और एंटरटेन करना।
कई बार एजेंडा तय करना या कोई विजिलेंस या आइडियाज शेयर करना भी उसका एक हिस्सा होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको मैंने फिर सोचा कि ये जरूरी है कि आपके साथ अब तक हुई बातचीत को एक बार फिर से इस रोशनी में, हालांकि कुछ बातें हो सकता है कि दोहराई भी गई हों और आपको लगे कि ये कोई बहुत एलिमेंट्री बातचीत थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये जरूरी है कि यहाँ पर कर दिया जाए। मुझे मालूम नहीं कि अभी तक कितने और लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको इसके आगे कुछ अब तक हुई बातचीत में कुछ और ऐड करना हो, या आप चाहते हैं कि इसमें मैं और कोई चीज एलैबोरेट करूं, तो मैं करने के लिए आपके सामने तैयार हूं। सर एक सवाल ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि आपने मेंशन किया कि चीजें जितनी जितनी हद तक हो सके एक क्या बोलते हैं, एक कॉमन ऐसी ऐसी तरीके से मतलब एक्सप्रेस की जानी चाहिए कि किसी को भी समझ में आ जाए। डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल करके जी आपकी इंटरव्यूज में अक्सर ये होगा कि आप अगर खासकर वो कोई टेक्निकल टॉपिक हो या कुछ इन डेप्थ बात करने जा रहे हो, तो आपको ऐसी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शायद इतना कॉमन नहीं हो। तो ऐसे में क्या सजेशन है कि जब भी आप ऐसे कुछ वोकैबुलरी मेंशन करें, आप ब्रीफली ऑडियंस के लिए भी एक साइड, एक नोट की तरह ऐड करें, दिस इज मतलब इसका मतलब ये है, या फिर आप रवानगी में कंटिन्यू करें और बाद में उस पर एलैबोरेट किया जाए? इस केस में जो कि लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस हैं, उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, मोटे तौर पर उसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग ही वहाँ मौजूद हैं। वो मास कम्युनिकेशन होते हुए अभी फिलहाल एक स्पेशलाइज एक्सरसाइज है, जिसमें थोड़ी देर बाद अगर किसी को कोई एक खास जार्गन या कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो वो उसमें और डीप डाइविंग करते हुए उसके और क्लूज ले सकता है। इसलिए अगर बीच बीच में कुछ जिसे कहते हैं कि डेफिनेशंस ड्वेल किए जाएं, तो लगेगा कि हम अभी बातों का सिलसिला तोड़ रहे हैं। तो लॉन्ग कन्वर्सेशन के केस में एक इकोसिस्टम बन चुका होता है, और उसके भीतर बहुत बार जिसको आप समझते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स डेराइवेशंस हैं, वो लोग समझ जाते हैं या फर्दर डिगिंग करके उसमें घुसते हैं। जब कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा रेफरेंस उनको समझ में नहीं आया, वो उसे नोट कर लेते हैं और बाद में जाके कुछ एक सेल्फ डिगिंग करते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है जी। उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों ने तो कुछ रेगुलर ढंग से क्लासेस अटेंड किए हैं, और नहीं किए हैं तो शायद बाद में रिकॉर्डिंग सुनकर उनके दिमाग में कुछ कोई क्यूरियोसिटी, कोई सवाल अगर है तो हम लोग अभी बात कर सकते हैं। मुझे ये बात ठीक नहीं लगेगी कि मैं कंटिन्यूअस कोई एक तरफा बातें करता रहूं और बिना ये समझे कि वो आपकी ज़रूरत पूरा कर रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम इरफान जी, मैं बस लुबना। बस नाम जी, लुबना जी। हाँ। तो क्योंकि आज की क्लास जो थी, मुझे दूसरे पहले जो मैं अटेंड करी पास्ट क्लासेस, उससे थोड़ा अलग दिखा मेरे को। जी या इट वाज एक्चुअली a base about I mean एक it was not very much टेक्निकल, लाइक प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए जो आप पिछले क्लास, एक क्लास, अच्छा इट वाज पर्सनल टच था इसमें। जी तो इसमें मैं इसीलिए मैं आज ये पूछ सकती हूँ कि कम्युनिकेट करते वक्त जब कोई हमको नो भी बोलना रहता है, तो नो बोलना और फिर हर्ट नहीं करना, ये सब कॉम्प्लेक्स दिखता है पूरा। जी सो उसके बारे में कुछ बोल सकते क्या? और मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना, आई वोंट से मैं जब जी कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अ, वही बात मैं फिर दोहरा रही हूँ। हम्म, वो मेरा डिफेक्ट मुझे मालूम है। जी मैं उसके ओवरकम करने की मैं एक्चुअली कॉन्शियस होके आई एम थिंकिंग नहीं, धीरे बात भी बात करना, कम भी बात करना, और रिपीट भी नहीं होना। हम्म, ये सब जो मेरा चल रहा था, ऐसी मेरे चीजों में ये जो बोल इंडिया का जो क्लास है ना, जी इसलिए मुझे ये बहुत भा गया था। जी इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग माई स्पीच। जी वैसा, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये बात भी मैं आपके सामने रख दूं कि जो मेरे पर्सनल डिफेक्ट्स भी है, वो भी मैं यहाँ रख दी मैं आपके सामने कि जी। तो मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि इस बात को अगर आप ठीक ढंग से किसी एग्जाम्पल से बताएं
कि क्या हुआ, कौन था जिसके साथ बात करते हुए आपको लगा कि आप बात दोहरा रही हैं, एक ही बात कह चुकी थी उसे दोबारा कह रही हैं, और ये आपकी कोई कमी है। ये अगर किसी एग्जाम्पल से समझें तो शायद, क्योंकि वो बात जिसको आपने एक कमी की तरह अपने अंदर एक्सेप्ट किया या नोटिस किया, वो हो सकता है कि किसी एक के साथ रही हो, लेकिन किसी दूसरे के साथ ना रही हो। तो वो कौन था या थी या क्या सिचुएशन थी जिसमें आपको ऐसा लगा कि कम्युनिकेट करते वक्त या कॉन्वर्सेशन के बीच में आप रिपीट करने लगी, ओवरलैप करने लगी, या वो आपको कोई कमी की तरह नजर आया? तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो शायद हम ठीक से इसको डील कर पाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए तो मुझे आपको मेरे किसी से भी कॉल करते होगा तो आपको कॉन्फ्रेंस में साइलेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ना वो मैं व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट माई कम्युनिकेशन कि कॉन्शियस होते हुए भी मैं रिपीट ना करके बात करना वो कम परसेंटेज हो रहा, और ज्यादा परसेंटेज जो बातचीत किसी के साथ भी चले वो ज्यादातर रिपीट करके ही हो रहा। आई ऑब्जर्व दैट। देखिए अच्छा, मैं अभी कॉन्शियस और हो रही हूँ, मैं आई एम ट्राइंग, बट आई थॉट कि ये एकदम आज की जो क्लास है एकदम पर्सनिफाइड है, तो इसीलिए आई थॉट कि ओके लेट मी जस्ट पुट इट आउट एंड मे बिल्कुल, बी। बहुत अच्छा किया आपने, सही कह रही हैं। तब आप देखेंगी, क्या वो फोन पर हो रहा था ऐसा, या किसी ऐसे मीडियम पर हो रहा था जहां आप श्योर नहीं थी कि आपकी बात ठीक से सुनी जा रही है? ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब आप को कोई अंदर से कोई फियर ऐसा घेर रहा होता है कि आप जो कहना चाह रही थी वो बात ठीक से समझ में नहीं आ पा रही है, अच्छा। क्योंकि उधर से या तो आपसे रिपीट करने को कहा जा रहा था, या उधर से कुछ एक ऐसा न्यूट्रल या ऐसा कुछ पैसिव रिएक्शन आ रहा था। कई ओके। बार अगर आप आमने सामने बैठे हों और आपको बराबर से रेसिप्रोकेशन मिल रहा हो, तो आपकी हिम्मत बंधती रहती है और आपको लगता है कि जो आप कहना चाह रही थी वो बात ठीक से समझ में आ पा रही है, और उसके लिए आप चेहरे पे आने वाले एक्सप्रेशन से भी अंदाजा लगा लेती हैं, या फिर उसमें नॉडिंग से भी अंदाजा लगा लेती हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी कि कितना इंटरेस्टेड है कोई सुनने को लेकर या नहीं है। ये जो फियर है या डेस्परेशन है, जो आपको अपनी बात, सिर्फ आप ही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस रूम में इस वक्त यहाँ हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि वो जब बात कह रहे हैं तो अगला आदमी नहीं सुन रहा है। तो चूंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे का मतलब ये हुआ कि एक एंड पर आप हैं और एक एंड पर, दूसरे एंड पर आपका रिसीवर है, और अगर रिसीवर किसी भी वजह से अपने दरवाजे बंद कर ले, या मीडियम उसमें कोई हिंड्रेंस बन रहा हो, जैसा कि मैंने कहा, वो टेलीफोन की किसी कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, या फिर बैंडविड्थ का इशू हो सकता है, या लैंग्वेज का इशू हो सकता है कि आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की उस लैंग्वेज को लेकर वो ज्यादा कन्वर्सेंट या कंफर्टेबल नहीं है, या वो सब्जेक्ट को लेकर वो शाई है, या प्रिटेंटिव है। ये कई रीजंस हो सकते हैं जिसमें आपको, अच्छी बात है कि आप उसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन भी, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस भी हो रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा होने पर एक तरफा हो जाएगी। यानी कि आप अपनी गलती तो पॉइंट आउट कर लेंगी, लेकिन इस पूरी मिसहैपनिंग में जिस दूसरे एंड से जो गड़बड़ी थी उसको आप क्लीन चिट दे देंगी। इसे क्लीन चिट नहीं देने की जरूरत है, इसमें दोनों को इक्वली आमने सामने रखकर तब उसको एसेस करने, और तब हो सकता है कि जिसे आप ओवरलैपिंग या रिपीटिशन कह रही हैं वो पूरी तरह से आपका असेसमेंट ही गलत साबित हो। इसलिए वो मैंने पहले भी कहा कि वो स्पेसिफिक केसेस को ध्यान में रखकर इस बात को एनालाइज कीजिए। जी। आप नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग आपके इतना एलेबोरेशन के पास कि दैट आई एम गिविंग क्लीन चिट टू द अदर पार्टी। लेकिन मैं एक तो मैं कहना ही चाहूंगी कि आई ऑब्जर्व्ड इन माई सेल्फ कि ये शायद एक आदत भी जैसी है मेरी, वन। और दूसरी, जब आप बोल रहे हैं कि क्लीन चिट किसी को दिए, तो आई वांट टू टेल यू दैट मुझे ये लगता है कि मे बी उनकी साइलेंस कभी, अब मुझे याद आ रहा,
many times when I'm repeating myself, मुझे दिख रहा कि maybe their silence is making me repeat what I am telling. लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अपन ने किसी की साइलेंस भी है तो भी अपन ने रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट इज गुड कम्युनिकेशन। ऐसा मुझे लगा, इसीलिए मैं सोची कि नहीं भाई, दिस इज माय डिफेक्ट। इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, दे हैव टू आस्क, आई शुड नॉट रिपीट माई सेल्फ, बिकॉज ज्यादा वर्ड्स के बगैर भी अपन जो कम्युनिकेट कर सकना चाहिए, उसको मैं एक स्टैंडर्ड मानती हूँ। सो आई फेल दैट आई आई शुड गेन इट, सो इसीलिए मैं आपके इतना गौर से सब ऐसा फॉलो कर रही हूँ। एंड आई वांट टू आल्सो एडमिट कि ये जो आप फोकस और कम्युनिकेशन की जो बात है ना, मुझे यहाँ तक की छू गई कि मैं नमाज के पास भी वो टच हो गया मेरे को, कि आई एम आई एक्चुअली कम्युनिकेटिंग टू गॉड प्रॉपरली, क्योंकि नमाज में पूरा हम गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, पूरी अल्लाह को अल्लाह ताला को, गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, बट आई एम आई रियली एड्रेसिंग हिम बोल के वो भी टच हो गया मेरे को। इसलिए आई एम रियली, मैं बोली ना, मेरी तो दुआएं हैं ये बोल इंडिया टीम और आपको इतना मेरे को टच कर गया है। अपन आए यहाँ पर कि कुछ, अरे चलो भाई कुछ प्रोफाइलिंग सीखेंगे वगैरह, बताइए यहाँ पर तो पर्सनालिटी की के ऊपर असर हो रहा। तो नहीं नहीं नहीं, आप खुद देखिए डॉक्टर लुबना कि जैसे अभी हम पिछले 3 मिनट से अभी आप बोल रही थी, और आपको ये भरोसा है कि आप जो बोल रही हैं वो मैं सुन रहा हूँ। बेशक अभी हम लोग अगेन मीडियम की एक टिपिकल पिक्यूलियर एक सिचुएशन में है, जिसमें हम अभी 100% श्योर नहीं है कि मैं भी ये बात सुनते हुए कहीं मेरा ध्यान इधर है कि नहीं है। हम आमने सामने नहीं है, आप ठीक से एक पूरा जिसे मुकम्मल आइडिया आप नहीं लगा सकती कि मैं नहीं सुन रहा या सुन रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि आप अभी इतनी 3 मिनट तक कहते हुए आपने अपनी बातें नहीं दोहराई, आपने वो कमी महसूस नहीं की जो कमी आप शायद किसी दूसरे कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस की बात अब करते हुए कह रही थी कि शायद वो एनॉयड है या वो पैसिव लिसनर है। होता यही है कि हम थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं अपने इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने में या कन्वर्सेशन में दूसरे को पार्टी बनाने को लेकर हम प्रोपोर्शन का कुछ ख्याल नहीं रख पाते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, वो आपसे जैसे ही बातचीत करना शुरू करेंगे तो वो पहले अगर उन्होंने ये कहा कि कल मैं इंद्रनील से मिला, और इंद्रनील ने तो एक नई गाड़ी खरीद ली है, पिछली वाली गाड़ी तो उसकी खराब हो गई थी ना, और वो जो गाड़ी थी वो क्या बढ़िया गाड़ी थी। मैं उसके साथ बैठकर अमरावती गया, और अमरावती में हम लोगों ने रास्ते में एक जलेबी खाई, और जलेबी भी कितनी अच्छी थी। अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको इस बात में दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि ना तो आप इंद्रनील को जानती हैं, ना आपको फिलहाल अमरावती के बारे में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे अंदर, यानी मेरे उस दोस्त के अंदर, ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है कि अभी बात हो क्या रही थी, इंद्रनील जो उसका अच्छा दोस्त हो सकता है वो मेरी जिंदगी में कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं निभा रहा है। इसलिए अगर आप सुनने वाले के साथ जिस सब्जेक्ट पर बात कर रही हैं उस पर और ज्यादा फोकस करने की तरफ बढ़े। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर के पास गई हैं और आप चाहती हैं कि आपके बेटे को जो पिछली रात से पेट में दर्द हो रहा है उसी के बारे में बात की जाए, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप अपने बेटे को 6 मंथली एग्जाम्स में कितने नंबर मिले और उस महीने में वो बहुत ही खेला करता था और उसके कुछ अच्छे दोस्त नहीं बने हैं। ये सब ऐसी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होने से आप ऐसी बातें करने लगेंगी कि डॉक्टर थोड़ी देर बाद या तो आपको डांट के चुप कर देगा या वो अपने कान बंद कर लेगा और आपको लगेगा कि आप दोहरा रही हैं अपनी बात और आपको सुना नहीं जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का भी एक मसला होता है, जो अगेन एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए ये जरूरी है कि वो जिससे कम्युनिकेट कर रहा है उसको अपने इंटेंशन को और पूरे उस वक्त हो रही एक्सरसाइज को एक 360 डिग्री ओवरव्यू में लेकर चले डॉक्टर लुबना। या मैं एक बार और भी बताना चाह रही हूँ कि व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि शायद मैं रिपीट हो रही हूँ, कि कॉन्शियसनेस जब मेरे पास आया, तब मैं ये ऑब्जर्व करी कि ये जो डिफेक्ट बोल के मैं जो बोल रही हूँ ना, आई आई वांट टू टेल आई इट इज अ डिफेक्ट। सो मैं ऑब्जर्व करी कि जो लोग मेरे से, कुछ लोग जो बात कर रहे हैं वो लोग भी रिपीट हो रहे हैं। जब मुझे समझ में आया कि ये आम तौर पे ये कम्युनिकेशन एक डिफेक्ट होगा जो मेरे पास भी है, लोगों के पास भी है,
तो पहले मैंने ठीक करना चाहिए। और अभी आप जो नहीं दोहराए बोल रहे थे ना इरफान जी, पे अभी पिछला मेरा कम्युनिकेशन, आई विल टेल यू, मैं इतना कॉन्शियसली बात कर रही हूँ। मे बी दैट इज द नहीं, रीजन। देखिए क्या है, एक तो मैंने ये पाया कि जिस लैंग्वेज को लेकर हम बड़े होते हैं, उस लैंग्वेज के साथ थोड़े नाइंसाफी का हमारा एक नजरिया बन जाता है। उसमें कई चीजें काम करती हैं। एक तो हमारी इनसिक्योरिटी होती है, सबसे बड़ी चीज, कि क्या हम एक बार में मैसेज कन्वे हो गया कि नहीं, इसलिए हम उसको दोहराना चाहते हैं। ये थोड़ा सा ओरेटरी ओरेटरी ट्रेट है, जिसमें आपने सुना होगा कि जब लोग स्टेज पर खड़े होकर लाखों लोगों से या हजारों लोगों से या सैकड़ों लोगों से एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह कहते हैं कि मतलब उसी का कोई हिंदी इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका हो सकता है अगर वो तेलंगाना में भाषण दे रहे हैं तो उसका हो सकता है कि तेलुगु कोई एक्सप्रेशन यूज करें, फिर इंग्लिश भी करें। तो उस केस में क्योंकि उनको मालूम है कि जब हजारों लोग हैं तो हजारों में से कुछ सैकड़ों हो सकता है पहले वाले वर्ड को ना सुन पाए हों, इसे दूसरे को सुनने। मिसाल के तौर पर कोई कहना चाहता है कि ये यहाँ ना तो खाने को खाना है, ना फूड है, ना रोटी है। अब ऐसा कह कि वो 2-3 बार में एक ही बात को कहना चाहता है। जबकि जो लोग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जो दूसरी लैंग्वेजेस से आए हुए, मिसाल के तौर पर कोई एक फ्रेंच आदमी जब हिंदी सीख रहा होता है या तेलुगु सीख रहा होता है, वो बहुत इकोनॉमिकली वर्ड्स का को चूज करता है। भले उसके लिए वो थोड़ा टाइम बाय करता है, थोड़ी देर सोचता है कि ठीक ठीक इस एक्सप्रेशन के लिए क्या फ्रेज, क्या वर्ड होगा, तब वो इकोनॉमिकल हो जाता है। और वो ही बात अगर आप लिखने में जाए तब आपको पता चलेगा कि जब आप लिखेंगी तब आपको अंदाजा लगेगा कि एक ही इस एक्सप्रेशन के लिए कोई एक वर्ड होगा जो आपको ढूंढ करके सोच करके लिखना पड़ेगा। बोलते वक्त चूंकि ये एक इनसिक्योरिटी होती है कि ये वाली बात पहुंच पा रही है कि नहीं, इसलिए अच्छा इसका थोड़ा एक दूसरा फ्रेज भी इस्तेमाल कर लिया जाए। कई बार वो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार वो आपकी जिसे कहते हैं हिंदी में उसको मुद्रा दोष की तरह आ जाता है कि आपकी एक ऐसा डिफेक्ट जिसको आपको मालूम नहीं है और आप रिपीटिशन की शक्ल में या उसके और वेरिएंट्स को ऐसा करके आप एक लैंग्वेज की जो ब्यूटी है या उसके जो इफेक्टिवनेस है उसको आप कम करती हैं। तो वहां पर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस आने से और कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी के बीच में वो बॉन्ड बन जाने से आप देखेंगे बहुत बार दो लोग बैठ करके चंद ही अल्फाज बातों के करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। वहां बहुत ज्यादा वर्बोस होने की, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुक्रिया इरफान जी। जी बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल था दरअसल, ये जो बात डॉक्टर लुम्ना ने जो बताई काफी रिलेटेबल थी मेरे लिए भी। जी और इसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि शायद ये मेरे कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस की वजह से भी है। मैं भी अपने आप को बार बार रिपीट करता हुआ पाता हूँ। और ना सिर्फ रिपीट करने की बात नहीं है, रिपीट के अलावा एक चीज को अलग अलग स्टाइल से समझाना, अलग और एक टेंडेंसी ये है कि जैसे कि हम मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ और मतलब टीचिंग में काफी इंटरेस्ट है मुझे। तो पढ़ाना, समझाना, विजुअल क्यूज का वेट करना और समराइज करना। और ये समराइज करने की आदत है, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अक्सर कॉन्वर्जेशन में जरूरत नहीं है इसकी। सामने वाला समझेगा कि भाई बच्चे की तरह बात कर रहे हो क्या हमसे। तो मेरी आदत की तरह बन गई है कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, देन उसके बाद में मेन पॉइंट्स, पहले इंश्योर करना कि सब कॉन्टेक्स्ट सबका सेम है या नहीं है। राइट, ये बेसिक ग्राउंड वर्क। हाँ, मे बी दीज आर गुड थिंग्स, बट नॉर्मल कन्वर्सेशन में मे बी बट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, मेकिंग श्योर सब सेम पेज पे है, देन मेन पॉइंट्स बनाना, देन उसके बाद में उसको फिर समराइज करना मेन पॉइंट्स को, एंड देन एक नीट क्या बोलते हैं टेक अवे की तरह होना चाहिए। सो एक स्ट्रक्चर मैं कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे डिफिकल्टी होती है। तो मुझे लगता है कभी कभी कि जो स्ट्रक्चर लाने का जो अटेम्प्ट है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक या फ्री कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। और मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। मुझे पता नहीं, मेरी बात समझ में आई नहीं आई। मे बी इट इज बिकॉज टीचिंग की इतनी आदत हो गई है कि मुझे वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट लगने लगा है।
तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, अनलेस कि आप का ये जो एक्सरसाइज है या वो जो एक्सपीरियंस है आपके पार्टिसिपेंट्स का, उस उधर से अगर कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा जहन पर जोर डालने और रिविजिट करने की जरूरत है। आपको लगता है जहां तक कि आपने जो तरीका अपनाया है वो एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, तो लेट इट बी हैपन, अनलेस कि कोई उधर से ऑब्जर्वेशन या कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आता। फीडबैक की का भी एक सिस्टम चाहे तो बना लीजिए, अपने किसी क्लोज किसी ऐसे भरोसेमंद पार्टिसिपेंट को कह कर रखिए, या अलग से चाय पीते हुए उससे पूछ लीजिए कि आज का कैसा रहा, वो कल के कंपैरिजन में आज कैसा था। तो लोग हैं जो आप शायद आपकी इस विलिंगनेस को रिस्पेक्ट करते हुए और बिना किसी इंट्रूजन को फील किए हुए आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि कल के मुकाबले आज कैसा रहा। जी सर, ये अच्छा आइडिया है। और एक और एस्पेक्ट ये है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ इमेज का एंगल भी है कि बचपन से सुनते आया हूँ कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। हम्म, और दिमाग में आता है कि भी हमें हमें तो विटी बनना चाहिए हम्म, मतलब यू शुड अपीयर इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो बायस भी आ जाता है। और जैसे ही मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं लंबा बोल रहा हूँ, दिमाग में एकदम से रिमाइंडर आता है कि नहीं नहीं, ब्रीफ रहो और एकदम कंसाइज रहो। चंद मतलब लिटिल मतलब फ्यू केयरफुली मेजर्ड वर्ड्स, हम्म। वो एक बैरियर की तरह बन जाता है। अगर तो आपके लिए वो एक बिफिटिंग नेसेसिटी है तो जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि किताब में लिखा है कि इतने देर तक आपको ऐसा करना है, क्योंकि ये भी है ना कि हम लोग अ, थोड़ा सा लोडेड भी हैं, ये जो तरह तरह के इंस्पिरेशनल और जो गुरु लोग हैं सो कॉल्ड, जो हर तीसरे वीडियो में आपको कुछ एक नया मंत्र देते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ बी योरसेल्फ, ज्यादा अच्छा यही होगा कि आपने अपने से करते हुए जो नतीजे निकाले वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, बजाय इसके कि इतने मिनट तक आपको थोड़ा ह्यूमर डालना है, इतने तक थोड़ा विट डालना है, या उसके बाद फिर ये करना है। और शायद उतना मैकेनिकल होता नहीं है, आप बहुत कॉन्टेक्चुअल है, आपके सामने जो सेट ऑफ लिसनर्स या पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उसको ओरिएंट करते हैं आपके लास्ट मिनट डिसीजंस को कि आपको कैसे ये डेलिब्रेशंस करने हैं। तो ये तो चूंकि आर्ट की तरह है, इसलिए इसमें कोई बहुत रूल शायद लागू नहीं होता। मैं नहीं मानता कि अगर आप ये सोचें कि अच्छा ठीक है 15 मिनट में से 12 मिनट तक मैंने ऐसा कर दिया, अब 14वें मिनट में ये कर लूंगा, 16वें मिनट में ये कर लूंगा, तो कर तो देंगे, लेकिन उससे कोई डिजायर्ड रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये सोचने की बात होती जी सर, थैंक यू सर, ये काफी रीअश्योरिंग है। थैंक यू। है। जी। मेरा सवाल ये है कि मैं काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करते रहता हूँ हमारे टीम के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हाउ टू कीप द ऑडियंस एंगेज। एक तो ये मेरे लिए तो बहुत एक एम्बिगुअस, शायद इस सवाल को एड्रेस करना होगा। इसमें बहुत एम्बिग्यूटी इसलिए कि मुझे मालूम नहीं कि ऑडियंस क्या है। ऑडियंस बेसिकली ये ऑडियंस जो है ना, मतलब इंजीनियर्स है, टेक्निकल टेक्नीशियंस वगैरह रहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है ना कुछ बिजनेस मैनेजर्स रहते हैं ऑडियंस। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पर्पस मालूम है कि आपके सामने 10, 15 या 20 या जितनी भी नंबर में लोग बैठे हुए हैं वो वहां क्यों आए हैं, अगर आपको ये पर्पस मालूम है और आप खुद वहां क्यों हैं, इन दोनों के बीच में अगर आपने ब्रिज बनाने की कोशिश की, तो वहां से एंगेजमेंट शुरू होता है। ज्यादातर एंगेजमेंट तो मैं अक्सर अपने लाइव रेडियो शोज में ये कहता रहा, जब लोग कहते हैं कि एक रेडियो जॉकी आया और उसने कहा हाय दिल्ली या हाय मुंबई, तो वहां कोई एंगेजमेंट बनता नहीं है। मतलब आप अपने आप को दिल्ली नहीं मानते ना, या मुंबई नहीं मानते, आप अपने आप को, अगर आपका नाम दादा है तो आप अपने आप को दादा मानते हैं। अगर मैं कहूँ कि हाय दादा, तब आप एंगेज होंगे मेरे साथ, यानी कि कोई तो वजह होगी कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। आपका कहना है कि आपके अटेंडीज जो हैं वो इंजीनियर हैं और आज का आपका कोई एक सब्जेक्ट है,
तो जिस वजह से आपने अपने अटेंडीज को, अपने पार्टिसिपेंट्स को वहां बुलाया है और जिस वजह से आप वहां खड़े हुए हैं, इन दोनों के पर्पसेस का एक कन्वीनियंट मैरिज ही एंगेजमेंट की शुरुआत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बना रहेगा आखिर तक। शुरुआत के लिए ये जरूरी होगा कि आप वहां आए हुए लोगों की जरूरतों को समझें। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्लड अफेक्टेड एरिया में 250 लोगों के बीच खड़े हुए हैं और वहां पर आप खड़े होकर ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार कितना अच्छा है और कब बना था, तो उनके लिए वो कोई इंटरेस्ट एंगेजमेंट की चीज नहीं होगी। आपको जिस वजह से आप वहां खड़े हुए हैं, आपको उस बारे में बात शुरू करनी चाहिए, जो कि आप करते ही होंगे, मेरा ख्याल है। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है, अभी गैजेट्स की वजह से लोगों की प्रायोरिटी ये है कि ऑडिटोरियम में या कहीं गैदरिंग में बैठे हुए मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने गैजेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत जिसे कहते हैं उनका ध्यान बट रहा होता है। तो कई बार वो हो सकता है कि आप एक बहुत फोकस्ड एंगेजिंग कोई बात कर रहे हो, तब भी आपको लगे कि सामने की रो में बैठे 4 लोग अपने फोन में देख रहे हैं। वो एक अलग पिकुलियर सिचुएशन है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनके फोन बाहर रखवा लिए गए हैं और तब भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्यों वहां थे। क्या आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इससे पता चलेगा कि आप अपने ऑडियंस को कितना जानते हैं, उनके कॉन्शियसनेस के लेवल को, उनके कम्युनिकेशन नीड्स को, उनके इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स और अटेंशन की चीजें हो सकती हैं, उनको आप कितना जानते हैं। उससे आप अपना एक मेथड इवॉल्व करेंगे, जो अगेन कोई, चूंकि ये साइंस नहीं है जिसमें हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलाने से क्या बनता है। यहाँ पर ये एक लिविंग एक्सरसाइज है, जो अपने ढंग से उसी मौके पर फैब्रिकेट की जाएगी और पेश की जाएगी। दादा, और कुछ फोकस सवाल हो तो बताइए मुझे, कोई एक एग्जांपल से बताइए, तो कि शायद मैं और कुछ समझने की कोशिश करूं। मैं कोई सोल्यूशन देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ समझ सकता हूं कि अलग अलग कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस में मैंने महसूस किया है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आगे के सेशन में आपसे मैं शेयर करूंगा मेरे क्या था। जरूर, किसी कॉन्क्रीट शुक्रिया। एग्जांपल के साथ कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, शुक्रिया। जी ठीक है, मेरा ख्याल है अगर और किसी के पास कोई सवाल या कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो हम लोग अब इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग आज चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।